हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने वाली ऐतिहासिक शक्तियाँ और सांस्कृतिक शक्तियाँ की विवेचना करेंगे। ये दो क्वेश्चन बनते हैं 16-16 नंबर के। मैंने एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को बताया है क्योंकि टाइम कम है, इसलिए हमें वीडियो जो है इकट्ठे करके बनानी पड़ रही है। तो चलो हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में ऐतिहासिक शक्ति की जो भूमिकाएं हैं वो क्या है। ऐतिहासिक शक्तियों वे घटनाएं हैं जो आंदोलन और समय समय पर हुए परिवर्तन जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित किया है, उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? आपको पता था सबसे पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी। उसका उद्देश्य था कि नैतिक, आध्यात्मिक, चैत्य निर्माण, जीवन कौशल का विकास करना होता था। दूसरा जो है वो माध्यमिक शिक्षा है। मध्यकालीन शिक्षा में क्या होता है कि इस समय शिक्षा में धार्मिक अध्ययन जैसे कि मदरसे और मकतब पर आधारित जोर दिया गया, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि सब धर्म के लिए एक एक चीज़ें गुरुकुल जैसे बनाया जाता है, वैसे मदरसे बना दिए गए, वैसे मकतबा जैसे चीज़ें जो है बनाई गई। उसके बाद जो काल आया वो था औपनिवेशिक काल। इस समय जो थे वो ब्रिटिश ने, मतलब कि अंग्रेज़ों का समय आ गया था। अंग्रेज़ जो है हमारे देश पर शासन करते थे और उन्होंने उतनी ही शिक्षा लोगों को दी जितने की उनको ज़रूरत था। जैसे कि उन्होंने अपना देश चलाने के लिए, जैसे हमारे देश पर कब्जा किए थे, तो उनको चलाने के लिए जो कुछ कर्मचारी चाहिए, कुछ यानी कि 100-50 जैसे होते हैं वैसे उनको कर्मचारी चाहिए, तो बस उन्होंने उनको ही अंग्रेजी की शिक्षा जो है वो दी। उन्होंने शिक्षा नीति में अंग्रेजी का बढ़ावा दिया कि भाई जो अंग्रेजी सीखेगा, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही काम कर सकता है, कि लोगों को काम मिलेगा। तो काम क्या, वही छोटी मोटी पोस्ट देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। उसके बाद हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसके दौरान शिक्षा को जो बनाया गया वो था राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान और सामाजिक सुधार बनाया गया, यानी कि शिक्षा को सुधार बनाया गया। इसमें महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा दी, यानी कि बेसिक शिक्षा जो होती है, इसमें बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कौशल को भी सिखाया गया। इसकी शिक्षा भाषा जो थी वो मातृभाषा से स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारा जो हुआ वो है पांचवा, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की नीतियाँ क्या थी। लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना होगा, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि उन्होंने बताया कि कई सारी रिसर्च के बाद, ट्रेनिंग के बाद एक पाठ्यचर्या बनाया गया जिसमें कि उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक हो हमारा समाज। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि कंप्यूटर आदि की भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, यानी कि हमारे देश में जिस चीज़ को विकास है उसके लिए भी बढ़ावा देना पड़ेगा लोगों को, वैसी शिक्षा बनाएगी। उसके बाद दूसरा जो हम देखेंगे सांस्कृतिक शक्ति क्या था। शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने के लिए संस्कृति में ये कहा गया है कि सांस्कृतिक शक्ति समाज की परंपराएं, मूल्य, भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है वो एक तरह की परंपरा है, जीवन जीने की शैली है जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करती है, जो कि पढ़ने के लिए भी प्रभावित करती है, उसको उद्देश्य देती है। पहला है पारंपरिक रीति रिवाज, यानी कि समाज में पारंपरिक शिक्षा उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, सहयोग देना, समाज में रहेंगे तो समाज के साथ हमें चलना होगा। ये सारी चीज़ें पारंपरिक रीति रिवाज की शिक्षाएं दी जाती है। दूसरा जो है वो है भाषा का साहित्य, यानी कि भाषा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद शिक्षा के माध्यम से भाषा, साहित्य और लोक परंपराओं का संरक्षण होता है, यानी कि भाषा सब जगह के अलग अलग है, तो भाषा संस्कृति पर ध्यान दिया गया। उसके बाद लोक परंपराओं पर भी संरक्षण हुआ। उसके बाद तीसरा जो बनाया हुआ है समाजिक मूल्य, यानी कि समाज के मूल्य जैसे कि सम्मानता, न्याय, ईमानदारी, भाईचारा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है वो बनाए गए। उसके बाद 4 में आता है कि 4 में क्या हुआ, काल और संस्कृति का संरक्षण, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य संगीत, नृत्य, कला, संस्कृत धरोहर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। पहले हमारे समय में कथक डांस होता था, नृत्य होता था, नृत्य, तो ये सारी एक परंपराएं थी, इसको जीवित रखने के लिए जो है एक शिक्षा का माध्यम दे दिया गया और नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर भी मान लिया गया। उसके बाद 5वां है विविधता में एकता। हमारा जो भारत देश है वो कई सारी लोग इसमें रहते हैं, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता का देश है। जैसे कि बहुत सांस्कृतिक, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है, परंपराएं हैं। देश में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच समन्वय और एकता स्थापित करना है, यानी कि यहाँ पर कई भाषाएं हैं, कई संस्कृतियाँ हैं, लेकिन उसके बीच में एक ही चीज़ समान है, वो है एक दूसरे का सम्मान।
करना और एक दूसरे की परंपराओं को, संस्कृति को बराबर का अधिकार देना, एकता का मार्ग बताना। उसके बाद है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष में दोनों के बारे में हम इकट्ठा ही लिख देते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ शिक्षा के उद्देश्यों को गहराई से प्रभावित करती है। इतिहास हमें ये सिखाती है कि शिक्षा समय के साथ बदलती रहती है, जबकि सांस्कृतिक यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा समाज के मूल्य और परंपराओं को बनाए रखने के लिए जो है वो स्थगित रहती है। यानी कि सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो समाज को बनाए के लिए, समाज की परंपराएं को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग होता है। और शिक्षा जो है और ऐतिहासिक समय के अनुसार से बदलती रहती है और आगे भी बदलती रह सकती है। ये था हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शिक्षा के उद्देश्य और आकार भी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, नहीं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।